नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्कैप रोबोटिक्स सेंटर का एक कन्वर्सेशनल वीडियो। और बहुत रिस्पॉन्सेज में अक्सर कैंडिडेट्स मुझसे पूछते हैं कि सर आप जो है ऐसे विषयों पर कुछ कन्वर्सेशन भी डाला करिए जिन पर जो है ये हो कि करंट मुद्दे क्या हैं। और आजकल का सबसे बढ़िया और ताज़ा तरीन मुद्दा जो है वो आपका एजुकेशन पॉलिसी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एजुकेशन से संबद्ध हैं, एजुकेशनल फील्ड से संबद्ध हैं, तो इस पर वीडियोस बनाना बनता है। तो मैंने कल इसका एक प्रमोशनल वीडियो बनाया भी था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और मुझे लगता है कि बहुत फेवरेबल स्टेप है, और वाकई है फेवरेबल स्टेप। लेकिन अब जैसे जैसे इसकी पॉलिसीज का विश्लेषण हो रहा है वैसे वैसे कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिनको आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हैं जो कि विवादास्पद हैं कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बहुत से केंद्रीय मंत्री हैं या बहुत से ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय दी, और मैंने उन सबकी राय को कलेक्ट किया और आप लोगों के सामने मैं वो राय को रख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है जो पॉलिसीज फ्रेमवर्क हुई हैं और जो फ्लोर पे आई हैं वो पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, और अगर वो इम्प्लीमेंट हो गई तो बहुत अच्छी होंगी भी। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन की। आपने ऐसे संविधान बना, संविधान में राइट टू इक्वलिटी रख दिया, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है कि राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए। लेकिन अब राइट टू इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट सही तरीके से कैसे करना है और इसका इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक क्रमबद्ध तरीके से जो बाइफरकेशन किया गया है कि पहले आप 5th स्टैंडर्ड तक आप एक डोमेन पढ़ेंगे, फिर 3+3+4। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, उसमें और एक क्लॉज है सर्टिफिकेशन का। अगर 1 साल किया तो सर्टिफिकेशन मिलेगा, 2 साल किया तो आपका डिप्लोमा कंसीडर होगा, 3 साल में जो है डिग्री की तरफ आप प्रस्थान करेंगे, 3 और 4 साल में आपको रिसर्च डिग्री प्लस रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो हायरार्की है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी वो हायरार्की पुराने लोगों की है, जो शायद मुझे बोलते हुए बड़ा दुख भी लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर चांसलर्स, वाइस चांसलर्स और खासतौर से रीजनल यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर्स हैं वो तो उसी पद्धति से पढ़ के आए हैं जिस पद्धति से 1986 से पद्धति बनी थी। तो क्या 50 साल 55 साल का आदमी अपने आप को मॉडिफिकेट करेगा इस टर्म्स में कि क्या वो जो है बच्चों को अब रियल टाइम एजुकेशन दे पाएगी? नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि रियल टाइम एजुकेशन एक 50 साल का आदमी जो एक यूनिवर्सिटी का चांसलर बन चुका है या वीसी बन चुका है, सॉरी चांसलर तो ज़्यादा गवर्नर्स होते हैं, लेकिन जो अगर वीसी बन चुका है या किसी ऐसे ओहदे में पहुंच चुका है जो टीचर्स या फैकल्टीज को कंट्रोल करता है, तो वो क्या बदलना चाहेगा अपने आप को या वो बदल पाएगा? क्योंकि हमारे इंडिया में टेंडेंसी देखी गई है कि 30 इयर्स एंड अबव पे रिसर्च की टेंडेंसी लगभग खत्म हो जाती है एजुकेशनलिस्ट की। तो ऐसी कंडीशंस में क्या वो अपने आप को मॉडिफिकेट करेगा? बात रही छोटे बच्चों के स्कूलिंग एजुकेशन की, जो फैकल्टीज वहाँ हैं वो बेसिकली जनवरी फरवरी मार्च तक नहीं लिख पाते हैं, या आपने स्टिंग ऑपरेशन बहुत से चैनल्स के थ्रू देखा होगा। तो लेकिन अब जिस तरह की एक लैंग्वेज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश को अपना सप्रेस किया है, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश को आपने इंग्लिश का सप्रेशन करके हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो टीचर बच्चों को इनिशियल स्टैंडर्ड्स में एक लैंग्वेज से बढ़िया नहीं पढ़ा पा रहा है, वो दो और लैंग्वेज ऑप्ट करके कैसे पढ़ा पाएगा? मुद्दे वाली बात यहाँ पे ये भी है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। दूसरी बात, एक अभी मैं देख रहा था, प्रेस विज्ञप्ति देख रहा था आपके मनीष सिसोदिया की, जो कि डिप्टी सीएम हैं आपके दिल्ली के। तो उन्होंने एक कन्वर्सेशन कहा कि जो है उन्होंने भी इम्प्लीमेंटेशन पर ही गौर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है इम्प्लीमेंटेशन आप करा रहे हो, और उन्होंने एक क्लॉज दिया फ्यूचर फैकल्टीज का, कि उन्होंने कहा कि भाई टीचर को भी ये टीचर एफडीपी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाएंगे, 4-4 साल के टीचर के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे। अच्छी बात है, टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होने भी चाहिए, टीचर को सीखना चाहिए। लेकिन अब जो टीचर्स पहले से हैं आपके एग्जिस्टिंग, वो कितना मॉडिफाई हो पाते हैं, और वहाँ वो पहले वो मॉडिफाई होंगे तब बच्चे पे मॉडिफिकेशन का समय आएगा। तो ये पॉलिसी अगर बहुत जल्दी 2021 में लागू कर भी दी जाती है, उसके बाद भी
कितना मॉडिफिकेशन के साथ वो बच्चों पे नयापन ला पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कहने का मतलब बात ये भी है बच्चों, या आप लोग सब उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझे देख रहे होंगे जो शायद बच्चे ना रहे हों और किसी कंपनी में बढ़िया जॉब भी कर रहा हूँ, तो उनको मैं अपना सहयोगी दोस्त भी कह सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिसीज का इनको इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क भी रखना चाहिए पॉलिसी ड्राफ्ट करते समय। जो पॉलिसी ड्राफ्ट की गई वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन उन बातों को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा कर आया हूँ, मैंने वहाँ फैकल्टीज की पोजीशन भी देखी है और डायरेक्टर्स का रुझान भी देखा है पढ़ाई की तरफ। तो कहते हुए थोड़ा सा मतलब कैमरे पर बहुत पीड़ा भी हो रही है ये चीज़ कि ये जो फैकल्टी तक तो ये बात सही है कि फैकल्टी फिर भी कुछ हद तक एक मतलब अंदर से एक अच्छी भावना रख के एक बार के लेक्चर रूम तक चली भी जाए, लेकिन फैकल्टी से ऊपर जितना भी आपका अमला होता है, चाहे वो क्लरिकल से लेकर, मतलब यहाँ तक मैं ये चीज़ कह रहा हूँ फैकल्टी से ऊपर, इसलिए मैंने कहा कि क्लरिकल भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टीज को उतना ही प्रताड़ना देते हैं जितना कि डायरेक्टर्स और वीसी जैसे पद देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि फैकल्टी तो फिर भी एक बार को मानवाधिकार को संज्ञान में लेते हुए बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयासरत भी हो, लेकिन समस्या इस बात की है कि उसके ऊपर जितनी पॉलिटिक्स खेली जाती है उससे फैकल्टीज का रुझान पढ़ाई की तरफ से और रिसर्च की तरफ से हट जाता है। ये बेसिकली मैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ और कुछ हद तक ये हद तक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी है, क्योंकि इतना लाखों का जो फंड जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और मानव संसाधन मंत्रालय से, वो फंड जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाता है वहाँ पर भी उस फंड का सदुपयोग नहीं होता है। जो JRF SRF आज आप अपना उठा के देखिए डेटा, तो JRF SRF जो है वो रिसर्च में कितना इन्वॉल्व है और कितना वो प्रोफेसर्स की चापलूसी में इन्वॉल्व है, उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो रिसर्च में IITs की बात मैं करूं तो IITs में तो फिर भी एक बार को आप 80% JRF SRF को आप रिसर्च के प्रति ओरिएंटेड पाएंगे, लेकिन जो और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या ऐसे फंडेड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे 50-70% फंड गवर्नमेंट से आता है, वहाँ पर भी जो है स्थिति उतनी ही भयावह है रिसर्च की जितने की आपकी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, जितना कि आपको प्राइवेट में शोषण होता है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर मेरा मुद्दा बस इतना ही कहने का है कि अगर आप कोई पॉलिसीज बनाएं तो उस पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन और उसके ऑडिट का जो अमला है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत बनाएं, क्योंकि अगर आपने कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी, पॉलिसी को आपने धरातल पे ले आए और उसके ऑडिट या उसके फीडबैक का प्रोसेस आपने साउंड नहीं रखा, तो फिर आपका जितना फंड जाएगा वो फंड जो है वो बेकार या गर्त में जाएगा, जैसे कि अब तक की जा रहा है। 1947 के बाद से इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेशन को फंड मिला है और इसके ऑन पेपर आप देख सकते हैं, दिस इज ऑन पेपर, ये ऑन पेपर है, लेकिन उस फंड से रिसर्च वर्क कितनी निकल के आई है ये एक चिंता का विषय है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो लगता है कि हाँ प्राइवेटली और एक एम के साथ काम कर रही है, जैसे इसरो है, DRDO, उनके कुछ आउटपुट्स आते भी हैं, लेकिन क्या ये आउटपुट्स आपके रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को से नहीं आने चाहिए? अगर नहीं आने चाहिए तो आपने इतने ज़्यादा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को मान्यता क्यों दी अगर उसके अंदर स्टैंडर्ड नहीं था किसी आउटपुट को लाने की? मैं मान सकता हूँ बीइंग ए टेक्नोक्रेट, मैं मान सकता हूँ कि फंड लगने के बाद भी कभी कभी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 40 साल 30 साल या 35 साल के बाद भी एक भी रिसर्च आपकी जो है वो धरातल पे ना आई है या अपने देश के काम में ना आई हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद सोच के देखिए, 30 साल से कोई बंदा फंड ले रहा है, कोई यूनिवर्सिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड ले रही है, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिसर्च धरातल पे नहीं आई है या देश के काम में नहीं आई है, हमें आज ही प्रोक्योरमेंट बाहर से करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो फंड कहीं ना कहीं वेस्ट जा रहा है। तो ये मेरा मैंने आपसे डिस्कस करने की सोची, ये इसलिए बात क्योंकि बहुत सी बातें इस समय आपके मार्केट में चल रही हैं कि बहुत अच्छी बात है रिसर्च न्यू पॉलिसी है, बहुत अच्छी बात वाकई है कि बहुत न्यू एजुकेशन पॉलिसी, किसी ने सोचा तो इस बात बारे में कि नई एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए इनको कि जितना कि इन्होंने पॉलिसी फ्रेमवर्क में दिया है, और ऑडिट का इसमें उतना ही प्रावधान होना चाहिए जितना प्रावधान किसी बैंकिंग या किसी फाइनेंशियल सेक्टर में होता है, क्योंकि रिसर्च का फंड ये जनहित या मानव हित में दिया जाता है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक
कुछ गिने चुने संस्थानों को छोड़ के किसी ऐसे संस्थान से रिसर्च बहुत कम निकलती है। 1 या 2% आप डॉक्यूमेंटेड में देखेंगे, ये बहुत 1 या 2% निकलती है, इंस्पायर्ड उसको इतना फंड दिया गया। तो मानव कल्याण जो आपका जन कल्याण मंत्रालय है, उससे कितने की छात्रवृत्ति, कितने की स्कॉलरशिप्स आती हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप्स आप सबको पता है कि वो स्कॉलरशिप्स का क्या होता है। स्कॉलरशिप इसलिए जाती है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स में या गरीब बच्चा जो उस फाइनेंशियली कंडीशन में ओवरकम करने के लिए तैयार नहीं है या फाइनेंशियली वीक है और वो वहां पर ना पहुंच पाए, उसके लिए ये फंड दिया जाता है। लेकिन ये फंड स्कॉलरशिप के माध्यम से जाने के बावजूद वो रिसर्च वर्क या किसी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो इसकी जिम्मेदारी उस इंस्टीट्यूशन या उस संस्था की होनी चाहिए जो संस्था इस चीज को प्रोपोगेट करे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज की हालत के बारे में मेरे ख्याल सभी लोग वाकिफ होंगे कि किस तरह से वहां पर आपका दिक्कतें आती हैं। और जब कोई शैक्षणिक संस्था किसी शिक्षक का या किसी स्टूडेंट का हैरेसमेंट करना शुरू कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिसर्च और डेवलपमेंट में कोई भी मन नहीं लगेगा, ठीक है। और ना क्योंकि वो उस पॉलिटिक्स से ओवरकम करने में ही लग जाएगा तो वो कैसे वो रिसर्च वर्क को अंजाम देगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी अपर मैनेजमेंट के बंदे हैं तो प्लीज आप, मैं मान सकता हूँ ऐसा नहीं, फैकल्टीज भी बहुत गलत होती हैं कभी कभी, लेकिन जहां तक हो सके आप रिसर्च की डायरेक्शन में आप जो है प्रोपोगेट होइए। और जो मैनेजमेंट है प्राइवेट कॉलेज का मैनेजमेंट जरूरी नहीं किसी टेक्निकल बंदे के हाथ नहीं हो, ठीक है। नॉन टेक्निकल बंदे के हाथ में भी प्राइवेट कॉलेज का चेयरमैनशिप होती है ज्यादातर केसेस में। तो उनको कन्विंस करना डायरेक्टर्स का काम है, मैनेजमेंट कमेटी का काम है कि सर, क्योंकि जब आप उनको कन्विंस करेंगे तब वो जाके समझ पाएंगे कि इसका यूज क्या है। उन्होंने जमीन लेके पैसा तो उन्होंने कॉलेज बना लिया, लेकिन उनको ये बात बताने की जिम्मेदारी किसकी है कि सर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक है, मैं मान सकता हूँ एक बार को उनको बात पसंद नहीं आएगी, 2 बार में पसंद नहीं आएगी, लेकिन आप निरंतर कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं उनको मन में स्ट्राइक करेगी। आपके पास दूसरा बंदा आएगा, दूसरा भी उनके मन में यही चीज स्ट्राइक करेगा। अगर मान लीजिए उन्होंने आपको ये फायरिंग का डर लगता है कि वो फायर कर देंगे आपको, इसमें बजट ज्यादा आएगा या कुछ इस तरह, तो आप एक बार आप हटोगे, दूसरा बंदा आएगा, दूसरा भी वही सोच लेके उनको समझाएगा तो उनको एहसास हो जाएगा कि पहले बार में जो कहा था वो गलत नहीं कहा था। तो इससे आपको थोड़ा कष्ट शुरू में जरूर है, लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर आप इन्फॉर्मेशन देखोगे इस चीज के लिए कि आप फायरिंग भी कम होगी। आप जब इस सोच के साथ आओगे और दूसरा भी इसी सोच के साथ आ रहा है तो आपका रिप्लेसमेंट को मान लो एक समय के लिए बन जाएगा, लेकिन दूसरे समय के लिए कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और चेयरमैन का जो ग्रुप है वो भी इस बात को समझने लगेगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज का मूल क्या है, कि किस वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट के लिए सरकार ने अलाउंस दी है उनको। कि आज के देश में यूपी की बात करें 625 इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट खुले हैं, लेकिन किसी एक से भी रिसर्च का कोई भी मेंटालिटी या रिसर्च का कोई भी सामान नहीं आया है। तो धीरे धीरे वो चीज करते करते होगा क्या कि एक को रिप्लेस करेंगे, दूसरे को रिप्लेस करेंगे, तीसरे को रिप्लेस करेंगे, और अंततः एक समय ऐसा आएगा जब चेयरमैन के बोर्ड को अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। जब वो मेंटालिटी बदलेगी, और आप यकीन मानिए 2-3 साल के अंदर हो जाएगा अगर आप लोग इस चीज को, जितने भी एजुकेशनलिस्ट हैं, अगर इस चीज को ठान लें। तो उनको क्यों नहीं सोचते ये बात कि अगर हम इतना पैसा गवर्नमेंट से ले रहे हैं अनुदान के रूप में या हम बच्चों के पेरेंट्स के रूप में, दोनों से आप गद्दारी कर रहे हो। क्योंकि पेरेंट अगर एक गांव का ग्रामीण आदमी बच्चे को अपने भेज रहा है पढ़ने के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज को सोचकर, तो आप सिर्फ इस मुद्दे पर या इस मोटो पे उससे आप बात कर रहे हो कि आप उसका पैसा समाज कल्याण से आ जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? प्रॉब्लम क्या है कि वो तो ये सोच दे रहा है कि बच्चा हमारा इंजीनियर उसी तरह से बनेगा जिस तरह से कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्सनल की ग्रोथ होती है किसी इंस्टीट्यूशन में। वो तो ये सोच के दे रहा है आपको पैसा। तो बेहतर है कि आप अपने से ईमानदारी करें, डायरेक्टर से भी अपील है ईमानदारी करें, और जो चेयरमैन नॉन टेक्निकल है उनको इसकी महत्ता समझाएं, तो ऑटोमेटिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका इंस्टीट्यूट भी ग्रो करेगा और आप भी जो है ज्यादा से ज्यादा तरीके से जो रियल इंजीनियरिंग की तरफ आप अग्रसर होंगे। सिर्फ आप नौकरी नहीं करेंगे, एजुकेशन कभी भी एक नौकरी होती ही नहीं है। नौकरी जो होती है वो एक क्लरिकल की होती है, एक बाबू की होती है, ठीक है। या आप उस फील्ड में आप क्लरिकलशिप में या एक कॉम्पिटिशन क्रैक करके आप किसी संवैधानिक पद पे बैठे, वो एक नौकरी होती है। एजुकेशन का मतलब होता है कि इस चीज को आप किसी के फ्यूचर को बना रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आप इसकी जिम्मेदारी को समझें तो, ठीक है। तो इसी मैसेज के साथ कि शायद ये मैसेज ये इतना कन्वे हो जाए कि शायद लोगों की आंखें खुले इस चीज में कि अब चूंकि सरकार अगर एक स्टेप ले रही है तो अगर आप 2 स्टेप लोगे तो सरकार का इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो जाएगा आपके इस एफर्ट से। तो मेरा यही आपका मानना है कि दिस शुड बी ओबेड इन सच अ मैनर दैट दिस मोटो विल कम इन
रेगुलर सरफेस ऑफ द सोसाइटी के रेगुलर सरफेस में फ्लोट करिए। और इसमें सिर्फ सरकार अकेले कुछ नहीं करेगी, जब तक कि पुराने शिक्षक इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कि जो है हमें इस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट से पॉलिसी बना सकती है, इम्प्लीमेंट उन 80,000 शिक्षकों को ही करना है जो पुराने 35-30 साल से पढ़ते आ रहे हैं, उस करिकुलम को चलाते आ रहे हैं। एक आपका कोई अचीवमेंट नहीं आ पाएगा, कोई एक ना एक आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इम्प्रूवमेंट लाना है तो यहीं से बेसिक से लाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी इस चीज से जुड़े हुए हैं। तो जो जुड़े हुए हैं वो अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश करें, नए टेक्नोलॉजीज को सीखें और इंटरेस्ट के साथ अपने बच्चों के इंटरेस्ट को बनाए रखकर, ठीक है। तो तभी गवर्नमेंट ने इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब हिस्ट्री वाला फिजिक्स को भी ऑप्ट कर सकता है, फिजिक्स पढ़ सकता है, मैथ्स वाला जो है वो पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़ सकता है। तो इस चीज को इसीलिए रखा गया, इसका मूल समझिए। और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन और ऑडिट के लिए एक सुचारू व्यवस्था करिए, तभी ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। इसी मैसेज के साथ आपका स्क्रैप रोबोटिक्स सेंटर में आज का ये ब्लॉग खत्म होता है। और मैं अभिनव श्रीवास्तव, और आशा करता हूं कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जो है कन्वे होगा और टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचेगा। सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के कम से कम डायरेक्टर्स एटलीस्ट इस चीज़ को समझें, और जब डायरेक्टर समझेंगे तब वो चेयरमैन समझाएंगे, और चेयरमैन को जब समझ में आएगा तो वो पॉलिसीज उस कंडीशन में बनाएगा जिससे फैकल्टीज को भी आराम होगा, ठीक है। तो बीइंग अ डायरेक्टर आप सिर्फ एक डिक्टेटर ही नहीं हो, आप क्या कर, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले एक जरिया भी बढ़िया तरीके से बन सकते हो। इसमें आप ही की योगदान या भूमिका सबसे ज़्यादा है। इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ। नमस्कार।